नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 महीनों से व्हाट वी हैव सीन इज़ दिस कि वी नो वेरी वेल एंड आई कीप सेइंग दिस टाइम एंड अगेन कि बाज़ार ने कसम खाई हुई है कि उसने 50,000 का लेवल क्रॉस नहीं करना है। बाज़ार 48-49,000 के लेवल पर जाती है। बहुत सारी इन्वेस्टर से बाइंग करवा के बाज़ार ने दोबारा 43-44 और कुछ लोग कहते हैं कि 42 का लेवल वो है कि जिस पे म्यूचुअल फंड्स कहते हैं कि 42 के लेवल से 50,000 तक की अच्छी रैली बनती है। सो आई वंडर कि ये 42 का लेवल क्यों नहीं आता, ये आ जाए तो शायद 50,000 के लेवल को लोग देख लें। बट नन द लेस आज के जो इश्यूज़ हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि सारे के सारे फैक्टर टेपर इन हो गए हैं, फैक्टर इन हो गए हैं एंड डिस्पाइट दैट बाज़ार फंसी हुई है। बाज़ार में कोई डायरेक्शन नहीं है और जो लोग बाज़ार को चलाते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि शायद वो भी काइंड ऑफ हेडलेस हुए हुए हैं, वो भी परेशान हैं। सो वन ऑफ द मेजर रीज़न दैट पीपल कीप टॉकिंग इज़ कि एक्सटर्नल अकाउंट और जो पॉलिसी रेट के साथ जो भी कुछ हुआ पिछले 8-10 दिनों में, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। सो आज हम डिस्कस करेंगे इन जनरल मार्केट स्टक क्यों हुई हुई है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसे हैं, गोइंग फॉरवर्ड कैसे रह सकते हैं, एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन्वेस्टर को अगर कुछ करना है या ट्रेडर को, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को, मीडियम टर्म ट्रेडर को कुछ करना है तो वो क्या है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए टुडे वी हैव गॉट विद अस वाजिद। ही हैपन्स टू बी द हेड ऑफ रिसर्च एट जेस ग्लोबल। वाजिद, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सानी, थैंक यू सो मच। वाजिद, यू हर्ड द प्रोलॉग प्रीएम्बल, बताएं ज़रा सबसे पहले एक्सटर्नल अकाउंट व्हाट इज़ इट बिहाइंड कि जिसके ऊपर इतनी ले दे हुई है। देखें, बड़ा आपने एक्चुअली अहम सवाल किया है इस वक्त। एक्चुअली जो मार्केट का सारा प्रेशर जो इस वक्त मार्केट ले रही है वो बिलोंग ही करता है एक्सटर्नल अकाउंट से, और हमने उसका रिफ्लेक्शन, चूँकि हम मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट पे चल रहे हैं, तो वो हमें एक्सचेंज रेट की सूरत में ऑन अ लाइव बेसिस हमें दिख जाता है। तो जैसे कि आज भी हमने देखा कि तकरीबन 177 रुपये से भी ऊपर चला गया रुपया अगेंस्ट द डॉलर। सो टेक्निकली ये उसी वजह से है बिकॉज़ हमारे पास आगे फंडिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है टू कंट्रोल आर एक्सटर्नल प्रेशर्स। और अगर आप सिर्फ इस बात का तखमीना लगाएं कि हमारे पास किस तरह के रिज़र्व्स रहे हैं, हमने अभी हाल ही में कोई 20 अरब से ऊपर के 20.1 बिलियन डॉलर्स तक के रिज़र्व्स मिल गए थे स्टेट बैंक को, स्पेशली आफ्टर दैट एसडीआर अप्रूवल ऑफ आईएमएफ। बट उसके फ़ौरन बाद ही हमारे पास एक सुकूक की मेच्योरिटी थी और फर्दर डेट रीपेमेंट्स थी, और इम्पोर्ट बिल भी हमारा बढ़ा है जो कि हमारा इफ़ेक्टिवली रिज़र्व एसेट को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। सो टेक्निकली यहाँ से वापस हम 16 अरब डॉलर के रिज़र्व्स पे आ गए। अब इतने रिज़र्व्स पर अगर आप देखें तो हमारा इम्पोर्ट बिल तकरीबन 2.7 मंथ्स के करीब है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है इफ़ेक्टिवली नेट इंटरनेशनल रिज़र्व्स के ऊपर भी। बिकॉज नेट इंटरनेशनल रिज़र्व्स देखते हैं कि आपके स्टेट बैंक के ज़खायर वर्सेस आपकी फॉरेक्स लाइबिलिटीज़ आगे कितनी हैं। तो अगर आप देखें और इस बात का तखमीना लगाएं कि रिसेंटली कितना इस वक्त स्टॉक पाइल है आपका रिज़र्व्स का और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं आगे जो आपको पे करनी है, तो नेट बेसिस पे आपके पास कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट स्लाइटली नेगेटिव मोड में आप खड़े। और हाउएवर एट द सेम टाइम आपके पास अभी अगले 3 महीने में तकरीबन 7 अरब की रीपेमेंट्स भी हैं। वो 7 अरब डॉलर की जो रीपेमेंट्स हैं, जो आपके शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी ड्रेन्स हैं, जिसकी वजह से आपके पास अभी कोई फंडिंग है नहीं, और द एंटायर मार्केट इज़ वेटिंग फॉर आईएमएफ टू कम थ्रू। और उससे पहले बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेजर्स लिए जा रहे हैं which are either inflationary in nature or are negative for investment cases, either in terms of taxation, duties, as well as any other austerity measure that the government is trying to input. For example, अभी हमारे पास एक मिनी बजट की भी बातें हो रही हैं, तकरीबन 350 अरब तक का हम मिनी बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये अगर आप ग्रॉस लेवल पे देखें, जो हमारे पास ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएंगे टू ओवरकम दिस फिस्कल इनडिसिप्लिन, और हम अपनी इफ़ेक्टिवली फिस्कल साइड को थोड़ा इम्प्रूव करें,
तो वो तकरीबन 600 अरब रुपए के बनते हैं, जिसमें से 350 जैसे मैंने अर्ज़ किया वो टैक्स एग्जेम्पशंस तो दी गई थी, वो वापस ले ली जाएंगी, और उसके अलावा तकरीबन 200 अरब रुपए का पीएसडीपी का जो बजट है उसमें कर्टेलमेंट आएगी, और तकरीबन 50 अरब कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा जो जनरली हम कर्टेल करेंगे। बट ये अभी भी आईएमएफ के इनिशियल क्लेम्स के अगेंस्ट है। आईएमएफ ने इनिशियली हमको बोला था कि 700 अरब की एडिशनल टैक्स मेजर्स लेकर आओ बिसाइड्स दीज 350 बिलियन रुपीज़ वर्थ ऑफ विड्रॉल ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस। और उसके साथ साथ आईएमएफ ने ये भी बोला था कि आपको प्रोविडेंट फ़ंड पे भी टैक्स लगाना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको जो सैलरी स्लैब्स हैं उनको भी इन्हांस करना चाहिए ताकि आपकी इनकम टैक्स कलेक्शन भी इम्प्रूव हो। हाउएवर राइट, प्लीज़ कंटिन्यू। हाउएवर इस बात का मैं थोड़ा सा आपको एक रैली पॉइंट देना चाहूँगा। आपने नवंबर के नंबर्स देखे, नवंबर में हमने 5 महीने के अंदर अंदर इस जारी साल में तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ हमने कलेक्ट किए हैं, जो कि तकरीबन पिछले साल से कोई तकरीबन 30 गुना ज़्यादा हैं। बट अगर इसमें आप देखें तो तकरीबन जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन है वो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ का है, और जिसके अंदर 1.5 ट्रिलियन के अंदर 1.2 ट्रिलियन के करीब सिर्फ़ और सिर्फ वो सेल्स टैक्स है जो इंपोर्ट स्टेज पे लगता है। तो वो इंपोर्ट स्टेज पे जो हमने टैक्स कलेक्शन की है और हमारे इंपोर्ट ग्रोथ की वजह से कलेक्ट हुई है, कल को अगर हम इफ़ेक्टिवली इंपोर्ट्स को कंट्रोल भी करते हैं तो यहाँ से हमारे से सेल्स टैक्स कलेक्शन जो इंपोर्ट स्टेज पे ले रहे थे वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये मेजर्स, दीज काइंड ऑफ फिस्कल मेजर्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर अस टू इनपुट, बिकॉज समहाउ द अदर जब आपको even with the view that commodity prices will decline naturally after 3-4 months, तो उस वक्त अगर आपका इंपोर्ट बिल या टर्फ की इंपोर्ट्स कम होंगी तो वो जो इंपोर्ट बिल आपको थोड़ा बहुत कम होता दिखेगा, तो उसके रिलेटेड जितने भी सेल्स टैक्स कलेक्शन है या ड्यूटीज़ कलेक्शन है वो भी गिरती दिखेगी। तो ये जो फिस्कल मेजर्स लिए जा रहे हैं ये भी इन्फ्लेशनरी इन नेचर है। फिर साथ ही साथ हमने अभी टैरिफ हाइक की बात की है। टैरिफ हाइक एक हो चुका है, तकरीबन एक टैरिफ हाइक और है, तकरीबन ₹2.5 के टोटल करीब ₹2.5 पर किलोवाट आवर के एडिशनल टैरिफ हाइक्स हैं। इसके अलावा हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस के ऊपर भी बात कर रहे हैं ताकि वो इफ़ेक्टिव गैस टैरिफ भी बढ़ाया जा सके। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्फ्लेशनरी इन नेचर हैं या कॉस्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट अटैच्ड है, जिसकी वजह से मार्केट का आउटलुक जो है इस वक्त रिलेटिवली डैम्पन हो चुका है और बहुत लैकलस्टर मोड में आ चुकी है। So when you have a lackluster market, people not willing to participate in the volume in the market, there are little volumes. So going forward, आपको लगता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं एस ऑस्टेरिटी मेजर्स की, जो कि मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म हैं, बिकॉज इन अ लॉन्गर रन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी, वो शायद अपनी वैल्यू भी खो दें। सो आपको नहीं लगता कि इसको फैक्टर इन ठीक से किया जाना चाहिए थे, यानी जो आईएमएफ से नेगोशिएशंस हैं वो एक मैच्योरिटी के लेवल पर आ चुकी होती, आईएमएफ का प्रोग्राम अंडर एक्सिक्यूशन होता या रिस्टोर कम्प्लीटली हो चुका होता, और उस वक्त ये चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस की जाती तो उसका कोई फ़र्क पड़ता, या फिर ये हालात ही इकॉनमी के इतने आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि इसको इसी तरह होना था। जी देखें, अगर आप थोड़ा सर्कल बैक करें, व्हेन पेंडेमिक केम तो हमारा आईएमएफ प्रोग्राम जो हॉल्ट हुआ था ड्यू टू द काइंड ऑफ मेजर्स दैट वी वर टेकिंग इन पेंडेमिक, वो उन मेजर्स के अंदर आईएमएफ आके नहीं एग्जिबिट करता, नहीं अपने प्रोग्रेस लेकर आता, नहीं अपने रिफॉर्म मेजर्स लेकर आता, बिकॉज उस वक्त आपको अपने कंट्री को इफ़ेक्टिवली लिक्विडिटी फराहम करनी पड़ती है थ्रू ईदर मॉनेटरी स्टिमुलाई और फिस्कल स्टिमुलाई। तो वो तो एक बड़ी नीड ऑफ द आवर थी विच द स्टेट बैंक एंड अदर अथॉरिटीज़ वर सपोज टू अंडरटेक। But now that you're going towards normalcy and you're effectively the drain on the economy that was there from pandemic is almost through, तो आप अब IMF के पास रिज्यूम करेंगे तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जो कि IMF को एक ट्रांसपेरेंसी दें और उसकी ओपेकनेस को ख़त्म करें, जो एक क्लैरिटी मौजूद नहीं है इस वक्त
इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर, उसको कम करें, बिकॉज यू कांट हैव अ वेरी एक्सपेंशनरी मोड ऑफ फिस्कल पॉलिसी और वो आप फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हो और फिर आप जो है स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैव टू कम फ्रॉम अक्रॉस ऑल एंगल्स एंड इफेक्टिवली आपको बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ बजटिंग एज वेल। आपका पेंशन का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस तरह की चीज़ें आपको, मतलब पेंशन का बजट ऑलमोस्ट डिफेंस के बजट के आसपास आ गया। राइट। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको इसमें कोई कर्टेलमेंट या कोई इस तरह की प्लान्स बनाने पड़ेंगे जो कि आपकी फ़िस्कल डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, फ़िस्कल डिसिप्लिन में एक चीज़ जो हुई है तकरीबन साल भर पहले, वो यही हुई है कि आपका जो जैसे पीडीएल कलेक्शन होती थी वो आप पहले एफबीआर रेवेन्यू में दिखाते थे, राइट। अब वो अब एफबीआर रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। जीआईडीसी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एफबीआर रेवेन्यू, राइट। it's a part of non-tax revenue. राइट। So now since it's a part of non-tax revenue, so your FBR collection rate जो IMF डायरेक्ट करता है कि ये कम से कम इतना फ़ीसद होना चाहिए टैक्स कलेक्शन, जो कि हम अगर हम नवंबर का नंबर देखें 2.3 ट्रिलियन का, वो तकरीबन 10% बनता है ऑफ आर जीडीपी, जो कि इस वक्त IMF के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कम है। IMF Right. कहता है कि हमें एटलीस्ट 12-13% ऑफ जीडीपी तक जाना है इन द नियर टर्म। राइट। तो इस तरह के मेजर्स लगा कर ही आप उस टारगेट को अचीव कर सकेंगे और आप अपने एक्सटर्नल साइड पर जो फंडिंग गैप है उसको नैरो डाउन कर सकेंगे। तो अच्छा, अगर जी सॉरी वाजिद, मैंने जी जी आपकी बात को रोका। इस सिचुएशन जो पिक्चर पेंट हो रही है ये तो बड़ी ही चैलेंजिंग सी है और इससे बार बार इस तरह का व्यू बन रहा है कि it's really a tough situation एग्जैक्टली on the ground. But एग्जैक्टली when you look at the equities market, जो इन्वेस्टर है वो तो प्रेजेंट चैलेंजेस को तो देखता ही नहीं है, वो तो देख रहा होता है फ्यूचर को। आज लॉन्ग टर्म में 6-8 महीने में जो कैनवस है वो बहुत ग्रीन है। व्हेन यू लुक एट द मल्टीपल्स 5 वर्सेस 23 ऑफ इंडिया एंड द रीजन, हम तो बहुत ही चीपर हैं। दिस इज़ समथिंग दैट ब्रोकर्स कीप सेइंग टाइम एंड अगेन। व्हाट हैपेंड to the frontier markets buying and going forward, जो लोग कह रहे हैं कि ये 150 बेसिस, कम से कम 100 से 150 बेसिस पॉइंट फर्दर इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। सो इन तीनों चीज़ों पे ज़रा कमेंट दीजिएगा कि वाई पीपल आर स्टिल रिलक्टेंट to participate and come into our market, why foreigners are not coming, and going forward, do you see the policy rate initiative as one of the factor which is hindering the development of the market? Right, thank you so much. That's actually a very valid question. देखिए, मार्केट इस वक्त बहुत डिस्काउंटेड लेवल्स पे है, मगर अगर आप इफ़ेक्टिवली देखें 5.5 के पी पे हम ट्रेड करें फॉरवर्ड, और हम अमूमन तकरीबन 8 सवा 8 के पी पे ट्रेड किए हैं। और अगर आप अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट सेक्टर्स को उठाएं, स्पेशली जो हमारे हैवी वेट सेक्टर्स रहे हैं, बैंक्स भी हो गए या आप ENPs को उठा के देखें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली इनके जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो बहुत ही नीचे आ चुके हैं और इतने अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं कि अगर आप एक नॉर्मल इन्वायरमेंट होती तो आप उनको आंखें बंद करके ख़रीदते। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने से पहले सबसे पहले उसी ऐसी ENP कंपनीज उठाते जिनका इफ़ेक्टिवली 5 रुपए के मल्टीपल पे चल रही हैं, 5 रुपए से कम वाजिद, के आप multiple। बात यहीं से शुरू कीजिएगा, बट प्लीज़ अलाउ मी टू चिप इन वन पॉइंट ऑफ व्यू। ये अचानक हालात इतने चैलेंजिंग कैसे हो गए? बिकॉज 2-3 हफ्ते पहले तक तो आई डोंट सी रादर रिमेंबर अ सिंगल ब्रोकरेज हाउस जो कि कह रहा हो कि देयर आर चैलेंजेस ऑन द कैनवस ऑफ द इकोनॉमी। एवरीबडी वाज लाइक कि हर चीज़ बहुत अच्छी है, हर चीज़ इज़ सो पॉजिटिव कि बाज़ार ने 50-53 हज़ार के लेवल पर एनीवे जाना है। सिर्फ एक्सटर्नल अकाउंट इंपोर्ट के $3 बिलियन के नंबर्स ने क्या चेंज ले आए कि नाउ एवरीबडी थिंक्स कि हर चीज़ बहुत ख़राब है? देखिए, थोड़ा इसका जो है एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है कि हमारा एक करेंसी ड्रेन अफ़गानिस्तान की तरफ भी हो रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आपका जो इफ़ेक्टिव जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को,
5.5 के पीई पे ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान, वो इसी वजह से है कि आपके पास एक्सटर्नल अकाउंट प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास आगे फंडिंग कब आएगी कैसे आएगी वो नहीं पता। तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो उसी वक्त दोबारा रिजुविनेट होगा जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में वापस एंटर हो जाएंगे। आपके पास $1 अरब यहाँ से आएंगे। अभी आपने हाल ही में देखा है कि तकरीबन 3 अरब की कैश इंजेक्शन हमें मिली है इन फॉरेक्स रिजर्व्स। तो टेक्निकली यहाँ से 16 अरब से 19 अरब, 3 अरब ये हो गया, 1 अरब आईएमएफ देगा। उसके अलावा तकरीबन 2 से 2.5 अरब के करीब हम मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर से हमको पैसे मिलेंगे। तो वो जो मिलेंगे तो उससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स रिलेटिव टर्म्स में इम्प्रूव होंगे। फिर साथ ही साथ हम सुकूक इशुएंस पे भी जाएंगे, जो कि या यूरो बॉन्ड इशुएंस की तरफ भी जाएंगे, जो हम बाहर जाके पैसा रेस करेंगे। तो उससे वाजिद, I have to इफेक्टिवली take a short break with your permission. नाज़रीन, बातचीत का वाजिद के साथ सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले हम वाजिद से बातचीत कर रहे थे कि व्हाट इज़ दैट चैलेंजिंग कि ईच नाउ एंड देन वी कीप लिसनिंग कि एक्सटर्नल अकाउंट कीप्स होल्डिंग the development and participation of the investor into the market. So वाजिद, आप काइंडली जो बात कर रहे थे कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जब एक्सटर्नल अकाउंट के प्रेशर्स रहते हैं और अब आप मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट पे हैं, तो अगर आप किसी फॉरेनर को एक्सपेक्ट करेंगे वो पैसा डाल रहा है, तो कल को अगर वो 175 रुपए के डॉलर पे पैसा डालता है, तो वो पैसा जब निकालेगा या रियलाइज़ करेगा विद इन अ ईयर्स टाइम फ्रेम और इवन लेट्स से 6 मंथ्स टाइम फ्रेम, तो ही नीड्स टू इंश्योर के डायरेक्शनली जो है उसका जो इम्पैक्ट है उसकी इफ़ेक्टिव रिटर्न के ऊपर वो कम है। तो ऐसा नहीं है कि डॉलर हर साल अब डिप्रिशिएट नहीं होगा अगर आप एक्सटर्नल अकाउंट के प्रेशर सब सही करें। एक रुपया विल डिप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर, बट Wajid, what has been the rate of depreciation of our country for last 10 or 15 years? we've seen about 5%. 5% is the standard. Yes, it's the But in standard. last 3 years, it shaded 48%. Yes, because our currency was extremely overvalued against the dollar. So what happened was we kept exchange rate constant, fixed for a prolonged period, और उस टाइम पे हमारे इफ़ेक्टिवली जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 19 अरब तक का भी हो गया। हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व स्टेट बैंक के जो ज़ख़ायर हैं वो तकरीबन 6-7 अरब की रेंज में आ गए थे। तो उस वक्त हमारे लिए सबसे बेहतर इम्प्रूवमेंट यही थी कि फ़ौरन इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए हम एक मेजर डीवैल्यूएशन लें, मेजर एडजस्टमेंट लें ऑन द फॉरेक्स साइड। अब इसमें स्टेट बैंक ने जो इम्प्लीमेंट किया इफ़ेक्टिवली जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, उसके साथ एक और मेजर है जो पॉलिसी रेट का है, जो स्टेट बैंक को लेना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज द इंटायर बर्डन ऑफ करंट अकाउंट कैन नॉट बी बॉर्न ओनली बाय द फॉरेक्स रेट। आपको दोनों एंड पे मूवमेंट रखनी होती। तो अभी भी हम नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट के लेवल पे हैं, तो हमें यहाँ से इफ़ेक्टिवली इम्प्रूव करके टूवर्ड्स अ पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पे जाने, और ये बहुत ज़रूरी होगा अगर आपको रिफॉर्म मेजर्स लेकर आने हैं, स्पेशली अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम। राइट। वाजिद, ये बताएं कि एक तरफ हमें नज़र आता है कि स्टेट बैंक जो है वो पॉलिसी रेट का इनिशिएटिव एक ख़ास डायरेक्शन में लेता है, उसके 2 दिन बाद जो है आपके फाइनेंस सेक्रेटरी या जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो जब ट्रेजरी बिल से कैपिटल पैसा रेज़ करते हैं तो वो उससे भी 100 बेसिस पॉइंट आगे चले जाते हैं। आपको लगता है कि ये दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं, या आज़ादी दोनों बताना चाहते हैं कि हम बहुत आज़ाद हैं? देखिए, आई put it in front of you in sort of a catch-22 situation. Okay. We have about 2.5 trillion worth of maturities जो सेकेंडरी मार्केट के अंदर है, और हमें अभी तकरीबन कोई 5-6 ट्रिलियन के करीब पैसा रेज़ करना है फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। तो जब ऐसी सिचुएशन है, और आई टेल यू व्हाट, दिस इज़ अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स मूवमेंट वेयर your policy rate is now trying to catch up with the secondary market yields. Okay. तो जब इन्फ्लेशन का प्रिंट आया नवंबर का,
और उसी दिन जो है काइबोर नहीं मूव हो रहा था. सो आई वाज रियली यू नो कंसर्न कि व्हाई इजंट काइबोर मूविंग टुडे. और जो मंडे था उस दिन मूव नहीं हुआ, बट उसी दिन शाम में जब टी बिल ऑक्शन हुआ, वो 11.5% तक उन्होंने जाकर लिक्विडिटी उठाई है बाज़ार से. तो टेक्निकली स्टेट बैंक ने ये इंडिकेशन दे दी और बैंक्स ने भी ये इंडिकेशन दे दी दैट आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन हैव इंक्रीज्ड. सो Okay. वो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैव इंक्रीज्ड बिकॉज आपने जो अब मेजर्स लेने हैं वो सारे के सारे इन्फ्लेशनरी इन नेचर होंगे. और आप चूँकि नॉर्मल एक रिजीम में जा रहे हैं, नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, तो आप यू शुड एक्सपेक्ट सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स टू इंच अप एंड अप. इससे एक फ़ायदा बड़ा अच्छा ये हुआ है कि अब सेकेंडरी मार्केट यील्ड ने पहले एडजस्ट कर लिया है बिफोर द चेंज इन पॉलिसी रेट. तो नॉर्मली ये होता था कि जब स्टेट बैंक पॉलिसी रेट इम्प्रूव करता था तो इफ़ेक्टिवली बैंक्स की अर्निंग्स लेट मूव करती थी बिकॉज ऑफ अ लैग इन एसेट रीप्राइसिंग. बट अब जो है, चूँकि हमारी जो पॉलिसी रेट से पहले ही काइबोर इज़ नाउ ट्रेडिंग एट मोर देन 150 बिप्स गैप बिटवीन द पॉलिसी रेट, यू नो. सो 6 महीने का काइबोर इस वक्त बहुत ऐसे लेवल्स पे है जिस लेवल्स पे आप शायद पॉलिसी रेट को इस अनकरीब मॉनेटरी पॉलिसी, जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें भी नहीं देखेंगे. तो ये चीज़ इस But चीज़ what का. are your expectations of जी. the policy rate? Yes, we 14 are तारीख को. actually expecting about 100 bips hike in this policy announcement. और ये 100 थोड़ा हाई साइड पे भी हो सकता है, बट हमने 100 इसलिए अज्यूम किया है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रीइंफोर्स इनटू द सिस्टम थ्रू डिफरेंट मेजर्स एज वेल. जैसे मिनी बजट हो गया और बहुत सारी चीज़ें. फिर अभी हमारे पास जैसे ही कैश इंजेक्शन आएगी तो हम एस्थेटिकली थोड़े बेहतर हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ आर इम्पोर्ट कवर. इवन दो वी कांट यूज़ दोज $3 billion and we might have to just pay $120 million worth of annual interest rate on it. बट एटलीस्ट जो इम्पोर्ट कवर के एस्थेटिक्स हैं वो आपको रिलेटिव टर्म्स में इम्प्रूव दिखेंगे, जो कि आपके रुपये पे जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसको थोड़ा ईज़ ऑफ करेंगे. और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जैसे मेजर्स हैं, जैसे CBU इम्पोर्ट बंद कर दिया. अब CBU इम्पोर्ट हमने 4 महीने में सिर्फ 191 मिलियन डॉलर्स की देखी हैं. हालांकि अगर इसको कंपेयर करें टोटल ट्रांसपोर्ट ग्रुप के इम्पोर्ट बिल के, वो तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर्स. तो टेक्निकली इसका अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, बट व्हाट इट डज इज़ दैट इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट सो दैट वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं हो इफ़ेक्टिवली आउटर्न. मतलब अगर आप सिर्फ CBU इम्पोर्ट्स देखें और स्पेशली मोटर कार्स की, तो पिछले साल हमने $13 मिलियन की मोटर कार्स इंपोर्ट की थी. आज साल हमने उसकी 10 गुना मोटर कार्स इंपोर्ट की. तो वो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे नज़र में यू नो बहुत अच्छा एक मूव है बाय स्टेट बैंक टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट. अदरवाइज़ और भी बहुत से मेजर्स हैं जो स्टेट बैंक इस वक्त ले रहा है और प्रॉब्ली माजिद ये बताइएगा कि सॉरी आपको एक दफ़ा और मुझे इंटरप्ट करना पड़ा बिकॉज इट इज़ अ रिलेटेड पॉइंट. ये PIBs के लिए लोग कुछ कह रहे हैं कि 5 साल पेपर 14-15% तक बहुत क्विकली जा सकता है. आप भी ये समझते हैं? जी बिल्कुल. देयर इज़ अ हाई लाइकलीहुड कि तकरीबन 14% तक चले जाए 5 साल पेपर. उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि अगर आप सिर्फ इस बात का तखमीना लगाएं कि नवंबर में 11.5% की इन्फ्लेशन पे आपका एक हायर बेस सेट हो गया, तो उस बेस पे अगर आपकी आगे आने वाली इन्फ्लेशन होगी दैट विल बी मोर प्रोनाउंस. तो जनवरी में यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रेंज बिटवीन 13.9% to 14%. तो ये अगर इन्फ्लेशन इस लेवल पे जा रही है और लॉन्ग टर्म जो पेपर है, जो लॉन्ग मेचोरिटी वाला पेपर है, वो जनरली ट्रैक ही इसी चीज़ को करता है कि आपकी लॉन्ग रन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन कितनी है. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स बाय वेरियस सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड कि इन्फ्लेशन इज़ नॉट ट्रांजिटरी एनी मोर. और अभी भी हमने हालांकि देखा था ओमिक्रॉन से हमारा जो ऑयल प्राइसेस हैं सारी इंटरनेशनल मार्केट में, वो तकरीबन $82 से टूट कर 70-71 इवन 70 से नीचे चली गई थी. वो अब वापस रिकवर करके, बिकॉज ओमिक्रॉन इज़ नॉट डेडली एज मच एज इट इज़ सपोज टू बी एज़ पर WHO,
कि कोई भी अभी तक डेथ्स नहीं हुई हैं, ये दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ पेंडेमिक और एपिडेमिक। जब तक उसे डेथ्स नहीं होती, जानलेवा साबित नहीं होता, तब तक उसका कोई हैवी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब अगर आज पूरी दुनिया फॉर एग्जांपल वाजिद, अनफॉर्चुनेटली। कैन आई हैव अ शॉर्ट ब्रेक? जी जी। नाजरीन, वाजिद के साथ बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, पर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमने तफसील के साथ बातचीत की कि व्हाट आर द मेजर्स एंड वेदर और नॉट दीज मेजर्स सीम्स टू बी वर्किंग और नॉट. In this segment of the program, what we want to discuss is the market. When we talk about the market, we need to know the macro level indicators, what is happening at the current account, where dollar is going, how things seems to be improving. ADB का ये जो लोन की खबर है, $3 बिलियन की जो सऊदी प्लेसमेंट है, IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद जो बोर्ड अप्रूवल के बाद प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड है, डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड है, इन सब का कैपिटल मार्केट पे क्या असर पड़ने जा रहा है, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस इन दिस सेगमेंट. सो मैं ये चाहूँगा वाजिद कि आप ये बताएं कि एक तो हाउ लॉन्ग यू सी this lackluster performance of the market to continue. When do you see the participation and volumes coming to the market, i.e. ये चीज़ें फैक्टर्स इम्प्रूव होते हुए आपको कब नज़र आ रहे हैं? देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि इफ़ेक्टिवली जिस तरह की हम डोल ड्रम्स में इस वक्त आए हुए हैं, वो आइंदा आने वाले 1-2 महीने में नहीं डिसिपेट होंगे। और वो इस वजह से नहीं होंगे बिकॉज़ वो इन्फ्लेशनरी मूवमेंट सामने हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सम सेक्टर्स विल बी लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ द डिफेंसिव प्ले। तो जिस तरह के बैंकिंग सेक्टर है, वो एक सेक्टर है जो कि आपको ईदर प्योर प्ले इन टर्म्स ऑफ री रेटिंग ऑफ the entire banking sector multiples, as well as the fact that there is earnings growth of about 15% ahead as well. और उसके अलावा अगर आप देखें जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे जिन सेक्टर्स में हमने टैक्स ब्रेक्स या इस तरह की टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई थी, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा टू परफॉर्म और इवन पास ऑन कॉस्ट वेरी इजीली इन अ वेरी इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट. सो टेक्निकली यहाँ से बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्राइमरीली अप्रोच ये होगी कि वो थोड़े डिफेंसिव मिक्स स्ट्रैटेजी में जाएं. तो हमें बैंकिंग सेक्टर और टेक स्पेस में कुछ थोड़ी बहुत रैली नज़र आएगी, और या फिर हम कुछ ऐसे एक आध स्टॉक्स होंगे जिनमें एक पूरा बिजनेस पूरी कंपनी ही बदल रही हो, पूरी कंपनी अपसाइड डाउन चेंज हो रही हो, उनमें हमें कुछ रैलीज़ नज़र आएंगी. बट अदरवाइज़ for the next 2-3 months, I don't think the market will gain the same sentiment that it had at the start of the year. Okay, so banking you said fine. How about technology? जी, टेक्नोलॉजी में more specifically there are a few plays which have dollar denominated revenue. So यहाँ से अगर आप देखें कि अगर रुपया जिस तरह हमारे पास डीवैल हुआ है, डिप्रिशिएट हुआ है, उससे जो उनके रेवेन्यूज़ हैं उनमें ग्रोथ है. फिर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट हमने अपनी करेंसी को डीवैल होते हुए देखा है. तो इन टर्म्स ऑफ वीसी फंडिंग, सो फॉर एग्जांपल सिस्टम्स है, दे आर सेटिंग अप देयर ओन वीसी आर्म. सो उससे इफ़ेक्टिवली हमें जो वीसी फंडिंग ऐसी कंपनी में आ रही हो जो लिस्टेड एंटिटी हो, या वो एक लिस्टेड एंटिटी जो है वो ऑलमोस्ट लाइक वीसी फंड परफॉर्म करना शुरू कर जाए, उसमें हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अप्रोच देख सकते हैं. So you said banking fine, IT fine. How about ENP? ENP के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इवन एट रैलिंग प्राइस ऑयल प्राइस एनवायरनमेंट, रादर आई वुड से हायर फॉर लॉन्गर ऑयल प्राइस एनवायरनमेंट, उसमें भी जो है हमारे यहाँ ENPs का जो इंटायर रेवेन्यू स्ट्रीम है, इट गेट्स ट्रैप्ड इनटू सर्कुलर डेट. तो जब तक हमारे सर्कुलर डेट रिफॉर्म्स सही नहीं हो जाते,
either it's related to tariff or gas prices or even collection mechanism. सो इफ़ेक्ट उस वक्त तक जो है हम ENPs में एक री रेटिंग नहीं दे सकते, इवन दो दे आर एट वेरी डर्ट चीप लेवल्स राइट जब नाउ. आप सुनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से कि हम अच्छे डिविडेंड देने का इरादा रखते हैं, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस को, लिस्टेड गवर्नमेंट इंटरप्राइज को सपोर्ट करने का इरादा रखते हैं, आपको तब भी बेहतरी नहीं दिखती? देखिए ये जो इस तरह की बात की गई थी, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इफ़ द गवर्नमेंट प्रोग्रेसेस टूवर्ड्स इट, बट इट्स नॉट लाइक दे कुड नॉट हैव प्रोग्रेस्ड टूवर्ड्स इट 2 years बैक. यस, तो ये चीज़ अगर होनी थी तो ये पहले भी हो जाती, बट ये एक अच्छा एक प्रपोज़ल है जो विच इज़ ऑन द टेबल. एंड आई थिंक जब गवर्नमेंट के पास इतनी लिक्विडिटी होगी, इतना फिस्कल रूम होगा कि हम मिनी बजट के बजाय हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे इतने आ गए हैं कि हम कहीं ना कहीं से इंजेक्ट कर सकें डाउन स्ट्रीम में, टू बी एबल टू ब्रिंग द इंटायर लिक्विडिटी इन टू द अपस्ट्रीम सेक्शन ऑफ द एनर्जी चेन, और वहाँ से फिर हम डिविडेंड निकाल लें, तो फिर ये चीज़ प्लॉजिबल दिखती है होती भी. बट राइट नाउ व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स फिजिकल कंसोलिडेशन, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट के पास इतना रूम है कि वो इस तरह का एक अच्छा मूव जो कि एक आपकी कंपनीज़ को विंडो ड्रेस भी कर दे, एस्थेटिकली उनकी बुक्स भी साफ़ कर दे, और साथ ही साथ करंट अकाउंट से हमें छुटकारा भी दे दे, वो इस वक्त हमारे लिए बहुत आसान नहीं है. बिकॉज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन को रोकें. राइट, जब एक्यूमुलेशन रुक जाएगी तो फिर हम थोड़ी और स्टेबल मोड में आ जाएंगे कि हम पुराने सर्कुलर डेट को रिटायर कर सकें या सेटल कर सकें किसी तरह से. ओके ओके. आखिर में मैं चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर अपना ऑर्गेनाइजेशन का अपना ओपिनियन दें. जी, थैंक यू सो मच. ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है. हाँ, जहाँ आप देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जो टॉप लाइन है उनकी प्राइसेस CPI लिंक्ड हैं कुछ ड्रग्स की. इनफैक्ट हर ड्रग्स की जो उनकी इफ़ेक्टिव प्राइसिंग मॉडल है वो उनकी टॉप लाइन ग्रोथ दिखाता है. वहाँ गवर्नमेंट ये भी अनाउंस करने वाली है कि हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कुछ इंपोर्ट स्टेज पे ड्यूटी एग्जेम्पशन या टैक्स एग्जेम्पशन वापस ले लें. अगर गवर्नमेंट इस तरह का मेजर लेती है, इवन विद द हायर इन्फ्लेशन नंबर एट हैंड, effectively that will not translate into a good earnings for pharma. So even though pharmas, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हैं, बट इसी वजह से उनमें एक बहुत लैकलस्टर मूवमेंट होती है. इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट even if they are able to pass on the inflationary impact in terms of revenue, they might just see some contraction in terms of margins from import stage पे कोई duties ड्यूटी रिलीफ वापस ले लिया गया हो. फॉर एग्जांपल API इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर ड्यूटी रिलीफ वापस ले लिया. तो इस तरह की चीज़ों की वजह से फार्मा भी थोड़ा लैकलस्टर मोड में चला है. So in March 2022, how do you look at the reserves in the dollars? डॉलर को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया 16 अरब में अगर आप 3 अरब आप कैश इंजेक्शन करें तो 19 अरब, फिर 1 अरब आपके IMF देगा, फिर साथ ही साथ तकरीबन 1 अरब अगर आप अज्यूम कर लें दैट वी आर एबल टू गेट द मनी फ्रॉम द इंटरनेशनल market in terms of Eurobond sukuk issuance or even Panda bond issuance. So technically we might just end up with 21 billion reserves by the end of March 22. So $7 billion की liabilities to offset हैं और $6 billion का इजाफा आप देख रहे हैं. So still will नहीं, be एक्चुअली ये तो मैंने आपको सिर्फ इशुएंसेस का बताया है. इसके अलावा अगर आप ऐड करें तकरीबन 2.5 अरब के करीब ADB के, तो वो भी फ्लोज इतने होंगे कि अगर आपकी कोई 7 अरब की नियर टर्म फॉरेन करेंसी ड्रेन है, वो उससे ओवरकम हो सकेगा. ओके ओके. वाजिद, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. Because of the challenging situation, lackluster interest, lack of participation in the market, we are forced to discuss the market and nothing else. एक और प्रोग्राम करेंगे मार्केट के ऊपर, एज वी होप टू सी कि ये मार्केट में लैकलस्टर पार्टिसिपेशन एक आध हफ्ते या राधा 2-3 हफ्ते और रह सकती है.
नाज़रीन प्रोग्राम को देखने के लिए, वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।